Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and again I am here with you with the fifth lesson of your science book. Okay? तो बच्चों, इससे पहले आप लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 एंड लेसन 4 कंप्लीट कर चुके होंगे। जिस इन सभी लेसन्स का आप वर्कशीट और सॉल्यूशन बना लिए होंगे। आप उसे लर्न करते रहे। तो आइए नेक्स्ट लेसन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कंबसन एंड फ्लेम, ज्वाला और दहन। इसमें आप पदार्थों के दहन के बारे में जानेंगे। उनमें जो फ्लेम बनता है, ज्वाला, वह किस प्रकार बनता है, उसके कितने क्षेत्र होते हैं, इन सभी के बारे में आप इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। यू हैव सीन मेनी सबस्टांसेस बर्निंग। आपने बहुत सारे पदार्थों को जलते हुए देखा होगा। आगे कह रहा है रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। क्या आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि सफ़ेद धुआं निकलता है इसको मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद। इट चेंज टू वाइट एस आफ्टर बर्निंग। यह जब जलता है तो वाइट एस मीन्स उजला धुआं निकलता है। यू आर आल्सो फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। आप जो है कि मोमबत्ती कैंडल जब जलता है तो उसे ध्यानपूर्वक देखा होगा। द वैक्स ऑफ द कैंडल वेपोराइज इन द एयर। इसमें क्या होता है, जब कैंडल जल रहा होता है तो उसके जो वैक्स होते हैं, मोम जो होता है, वो क्या होता है, वेपोराइज होता है एयर में। क्लियर है बच्चों? अब आइए हमारा जो मेन टॉपिक है कंबसन, दहन। दहन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सबस्टांस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन। वह प्रोसेस जिसमें कोई सबस्टांस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें क्या देता है, हीट देता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंबसन। क्या कहा जाता है बच्चों? कंबसन कहा जाता है, दहन कहा जाता है। इट इज accompanied by the light either as a flame or as a glow and sometimes sound also। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो इससे क्या उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है, फ्लेम, उसके बाद चमक उत्पन्न होती है, और कभी कभी क्या होता है कि साउंड भी उत्पन्न होता है। क्लियर है बच्चों? कंबसन इज़ अ केमिकल चेंज। कंबसन एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज की बात की जाए तो आपको इससे पहले क्लास में आपने क्लास 7 में केमिकल चेंज का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि when two or more substance combine together to form a new substance is called केमिकल रिएक्शन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तब उससे दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल चेंज। तो कंबसन क्या है? केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ सबस्टांस जलता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे धुआं का निर्माण होता है, राख का निर्माण होता है, वेपर का निर्माण होता है। ओके, तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो बर्निंग कंबसन क्या है? एक केमिकल चेंज है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द सबस्टांस गेटिंग बर्नड। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंबसन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जब उसे जलाया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के विषय में क्लास 7 में आप पढ़े थे कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाता है। दस वी कैन से दैट कंबसन इज अ केमिकली ऑक्सीडेशन। इसलिए कंबसन जो प्रोसेस है यह केमिकली क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सबस्टांस आफ्टर कंबसन। जब कंबसन की क्रिया समाप्त होती है तो हम इसे ओरिजिनल सबस्टांस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए एक्टिविटी 1 है, आप एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 पढ़ लेंगे। यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, कुछ मटेरियल दिए गए हैं, और ये इनका ये कम्बस्टेबल हैं या नॉन कम्बस्टेबल हैं, ये आपको लिखना है इसमें। जैसे क्लोथ क्या जलने योग्य है? तो है, तो इसमें कम्बस्टेबल होगा। और आयरन नेल यह नहीं जलता है इसलिए यह नॉन कम्बस्टेबल होगा। ठीक उसी प्रकार पीस ऑफ वुड ये भी कम्बस्टेबल होगा। ग्लास पीस नॉन कम्बस्टेबल होगा। पेपर कम्बस्टेबल होगा। ड्राई लिप्स कम्बस्टेबल होगा।
वूल कम्बस्टेबल होगा, स्टोन नॉन कम्बस्टेबल होगा। ओके बच्चों, अब है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन के लिए मेनली 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने योग्य वस्तु, वह वस्तु जो कंबस्टेबल हो, जल सके। ओके, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट requirement is the presence of combustible substance. A fire cannot start without a combustible substance. तो कंबसन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना अति आवश्यक है। कंबस्टिबल का मतलब होता है जलने योग्य वस्तु, जैसे वुड, ठीक है। और अगर नॉन कंबस्टिबल रहेगा तब इसमें क्या होंगे कि आग नहीं पकड़ेंगे और ये जलेगा नहीं। ओके, नंबर 2 है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड और ऑक्सीजन। एयर या फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता नेसेसरी होती है, बिना इसके कंबसन का प्रोसेस होगा ही नहीं। द सेकेंड एडिशन ऑफ कंबसन फॉर कंबसन टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर कंप्लीट कंबसन टू टेक प्लेस ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन सफिशियंट क्वांटिटी। कहने का मतलब बच्चों कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जो कंबसन के लिए इम्पोर्टेंट है, वह है ऑक्सीजन की उपस्थिति। विदाउट ऑक्सीजन कंबसन का प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि पूर्ण कंबसन हो, पूर्ण दहन हो, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। ओके, चलिए कंबसन के प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया है एक रिएक्शन के माध्यम से। सबसे पहले फ्यूल का होना आवश्यक है। फ्यूल में आप कुछ भी ले सकते हैं, कैंडल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ओके, मैग्नीशियम रिबन ले सकते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट रिलीज होता है। ओके, तो द इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंबसन ऑफ फ्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इन जिसे कहा जाता है, कहने का मतलब बच्चों कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो जलने के वक्त, तो इससे क्या होगा कि पूर्ण कंबसन नहीं होगा, इसे इनकम्प्लीट कंबसन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण न होकर हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके बच्चों, तो इसीलिए कंबसन के दरमियान ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना अति आवश्यक होता है। तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स हमें वैसे पदार्थ का चुनाव करना चाहिए, या फिर फ्यूज़ में आग तब पकड़ता है जब वह एक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग व्हेन इट अटेन्स द पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्निंग तब स्टार्ट करता है जब इसमें हीट क्या होता है कि एक प्राप्त करता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर को। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान। ओके, तो डिफरेंट सबस्टांसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स अलग अलग पदार्थों का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। ओके, अ मैच स्टिक्स कैचेज फायर व्हेन इट रब्ड अगेंस्ट रफ सरफेस। तो मैच स्टिक क्या होता है, इसमें आग तब पकड़ता है जब इसको रफ सरफेस के साथ रगड़ा जाता है। अ बर्निंग मैच स्टिक कैन सेट अ पीस ऑफ पेपर और फायर immediately, but it cannot set a piece of wool to fire. This is because wool and paper have different ignition temperatures. Some substances which have very high ignition temperature do not catch fire easily, while some substances like LPG, petrol, which have low ignition temperature catch fire easily. These substances are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इट मीन्स बच्चों कंबसन का प्रोसेस जो है यह डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर पर। अगर किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जितना कम रहेगा उसमें आग उतनी ही जल्दी से तेज़ी से पकड़ेगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ेगा। जैसे कि एलपीजी और पेट्रोल, इन सभी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें ईजिली फायर कैच कर लेता है।
ओके। तो ऐसे सबस्टांस को कहा जाता है इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। क्लियर है बच्चों? अब है टाइप ऑफ कंबसन, कंबसन के प्रकार। एज वी नाउ कंबसन इज अ बेसिकली ऑक्सीडेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कंबसन क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इन सर्टेन केसेस इट टेक्स प्लेस एट अ वेरी स्लो रेट विद अ कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब बच्चों, ये कंबसन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और कुछ केस में क्या होता है कि यह बहुत ही, इसका रेट जो होता है बर्निंग का, ये बहुत ही कंबसन का ये बहुत ही स्लो होता है और कंटिन्यूअस होता है, जिससे क्या होता है कि लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है। ओके। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग लाइक दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एट मॉइस्चर। तो रस्टिंग क्यों होता है बच्चों? तो जब कोई आयरन का आर्टिकल्स, ओके, आयरन लोहे का बना हुआ कोई भी पदार्थ जब हवा में इसे छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके इस पर एक भूरी रंग की परत बन जाती है, जिसे रस्ट कहा जाता है, जंग कहा जाता है। ओके। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड द डाइजेशन ऑफ फूड आर सम एग्जाम्पल ऑफ सोलो कंबसन। तो रस्टिंग और डाइजेशन ऑफ फूड ये जो है कि सोलो कंबसन का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके। नेक्स्ट है रैपिड कंबसन, मतलब होता है कि तीव्र दहन। ओके। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबसन इन विच सबस्टांसेस बर्न्स क्विकली टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। रैपिड कंबसन में क्या होता है कि पदार्थ तेजी से जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक और लाइटर इज ब्राउट नियर अ गैस बर्नर द गैस स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। कहने का मतलब, जब किसी मैच स्टिक या लाइटर को जो गैस होता है उस गैस के बर्नर के पास लाया जाता है तो क्या होता है कि ये आसानी से उसमें आग पकड़ लेता है। ओके। इससे क्या होता है कि ये उत्पन्न करता है, इवोल्यूट करता है हीट और लाइट को। ओके। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन, इट इज अ टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ सबस्टांस बर्न सडनली इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और अपार्टेंट काउज। स्पॉन्टेनियस कंबसन वैसा कंबसन है जिसमें सबस्टांस अचानक से फ्लेम दहन का रूप ले लेता है। ओके। इसमें किसी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, सोडियम एंड फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब सोडियम और फास्फोरस को हवा में छोड़ा जाता है तो यह आसानी से आग पकड़ लेता है, इसमें किसी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। ओके बच्चों। फॉरेस्ट फायर आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबसन। मतलब जंगल की जो आग होती है वह स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। It is a type of combustion in which a large amount of heat and light is evolved with a sound. It is accompanied by liberation of large amount of gas. Explosion, यह कंबसन क्या होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट इवॉल्व होते हैं, बाहर आते हैं, और साथ ही साउंड के साथ। ओके। एक्सप्लोजन का मतलब ही होता है ब्रस्ट करना। ओके। तो इसमें क्या होते हैं, साउंड, हीट एंड लाइट तीनों इवॉल्व होते हैं, और इसमें ज़्यादा मात्रा में गैस भी उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ क्रैकर आर इग्निटेड हीट, साउंड एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। जब किसी फायर क्रैकर्स या पटाखों को जलाया जाता है तो इसमें अचानक से आग पकड़ लेता है, और जब ये विस्फोट होता है तो क्या होता है कि इससे हीट, साउंड और लाइट तीनों चीज़ प्रोड्यूस होते हैं। कंबसन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड द फॉलोइंग कंबसन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबसन। कंबसन को बांटा गया है दो कैटेगरी में, एक है कंप्लीट कंबसन और दूसरा है इनकम्प्लीट कंबसन। ओके। तो आइए जानते हैं क्या है कंप्लीट कंबसन एंड इनकम्प्लीट कंबसन।
तो सबसे पहले है कंप्लीट कंबसन। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। कंप्लीट कंबसन, द कंबसन इन विच द सबस्टांस गेट्स completely burnt to form highest oxide of the substance is called complete combustion। कहा कि वैसा कंबसन जिसमें सबस्टांस पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और पदार्थ का पूर्ण दहन हो जाता है, इसे कहा जाता है कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन और एयर। कंप्लीट कंबसन ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में ही संभव है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए फ्यूल है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा रहेगी तो ये क्या, इसका क्या होगा कि पूर्ण दहन होगा, इसलिए इसे कंप्लीट कंबसन कहेंगे हम लोग। और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ये तीन चीज़ें इवोल्व होती हैं, रिलीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबसन, अपूर्ण दहन। द कंबसन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबसन। इट मीन्स वैसा कंबसन जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। इससे क्या होते हैं कि पदार्थ ऑक्सीजन की कम आपूर्ति में दहन होती है, तो इसे इनकम्प्लीट कंबसन कहा जाता है, अपूर्ण दहन कहा जाता है, चीज़ें पूरी तरह से नहीं जलती हैं। ओके, जैसे फ्यूल है और लिमिटेड ऑक्सीजन है, पूर्ण नहीं है बल्कि लिमिटेड है, तो इससे क्या होगा कि इनकम्प्लीट कंबसन होगा और इसमें निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होकर होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण, हीट और लाइट। ओके बच्चों, अब अगला है टॉपिक कंट्रोलिंग फायर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द combustible substance, cutting off the air supply by cooling down the combustible substance below the ignition temperature। इट मीन्स बच्चों कि अगर कहीं आग लग जाती है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसमें हम कंबस्टिबल जो सबस्टांस होता है उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इससे कंट्रोल होगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है या एयर का जो सप्लाई होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और तीसरा है कि कंबस्टिबल सबस्टांस को पानी डालकर ठंडा कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि इसका जो इग्निशन न्यूनतम तापमान है वह बढ़ जाएगा। ओके, इस प्रकार फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेट्स डिस्कस डिफरेंट वे टू कंट्रोल फायर। आइए हम लोग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वे के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार फायर को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहला है बाय यूजिंग वाटर। वाटर के द्वारा किस प्रकार फायर को कंट्रोल किया जाता है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर extinguisher। It cools down many combustible substances below their ignition temperature। The water vapor formed surrounds the combustible substance and cut off air supply। Water can be used to put out fire caused by wood or paper। However, it cannot be used to put out fire caused by oil, petrol, kerosene etc। It means बच्चों फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें क्या होता है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी कंबस्टिबल सबस्टांस होते हैं यह क्या होते हैं, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है यह ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि वाटर का जो वेपर होता है यह चारों ओर फैल जाता है, जहाँ पर एयर का जो सप्लाई है वह बंद हो जाता है, तो वहाँ पर फायर पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कर रहा है वाटर का जो यूज होता है इसे केवल और केवल वुड या पेपर, जब वुड लकड़ी में आग लगी हो या फिर पेपर में आग लगी हो तो इस पर आग हम लोग पानी डालकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आग ऑयल में लगी हो, पेट्रोल में लगी हो या केरोसिन में लगी हो तो इसे वाटर डालकर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि और चीज़ें जलेंगी। इसका रीज़न है बिकॉज दीज सबस्टांसेस आर लाइटर देन वाटर एंड कीप फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्योंकि ये पदार्थ केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, ये
वाटर से लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, तो इसमें आग के बुझने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। 10 फायर कीप्स बर्निंग, इसलिए आग जलते रहता है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ अ फायर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन दस काउज इलेक्ट्रोशन। इट मीन्स बच्चों, हमें तेल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सभी चीज़ों में लगे आग को पानी डालकर नहीं बुझाना चाहिए, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें जब आग लग जाती है तो इसमें भी वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो इसमें वाटर नहीं डालनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट जो वे है, नेक्स्ट तरीका है आग पर कंट्रोल करने का, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड टू extinguish द फायर caused by पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन etc. अगर पेट्रोल, ऑयल और केरोसिन का पर आग है, ओके, आग लगा हुआ है, तो उस केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। इट इज़ हेवियर देन ऑक्सीजन एंड कवर्स द combustible substance like a blanket, thus cutting off the contact between the combustible substance and air. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक कंबल की तरह कार्य करता है। अगर ऑयल, पेट्रोल और केरोसिन में आग लग गई हो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि यह एक ब्लैंकेट की तरह कंबस्टिबल सबस्टांस को ढक लेता है, और इससे क्या होता है कि एयर का जो कॉन्टेक्ट होता है वह कंबस्टिबल सबस्टांस से टूट जाता है, और इस केस में आग बुझ जाती है। It can also be used to extinguish fire caused by electrical equipment because it does not conduct electricity and thus there is no danger of electrocution. It means बच्चों, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी आग लग जाती है तो उस केस में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना चाहिए आग को बुझाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, इन सिलेंडर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, carbon dioxide is stored in liquid form under high pressure. When released from a cylinder, it comes out in vapor form and expands enormously in volume. It means बच्चों, आपने देखा होगा कि फायर प्रोटेक्टर और हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब इससे निकलते हैं तो वे लिक्विड वेपर बनकर बाहर निकलते हैं। 10 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश अ फायर बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई एंड बाय बर्निंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टांसेस साइमल्टेनियसली। और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं। ये एक साइलेंड्रिकल है। ओके, इससे बाहर निकलता है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब इसके लोक को खोला जाता है तो ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के माध्यम से एज ए वेपर बाहर आते हैं, और ये क्या करते हैं, एयर का कॉन्टेक्ट जो होता है कंबस्टिबल सबस्टांस से तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि फायर पर कंट्रोल की आसानी से किया जा सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बाय यूजिंग अ ब्लैंकेट। व्हेन अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, अ ब्लैंकेट शुड बी wrapped around his body to cut off fire of the air supply nearby, extinguishing the fire. अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती हो तो उस केस में उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या करनी चाहिए, उसे कंबल उड़ा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एयर का जो कांटेक्ट होगा वह उस पर्सन के बॉडी से टूट जाएगा और आग आसानी से बुझ जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टाइम टू आंसर। आप सभी इसे कंप्लीट कर लेंगे। डिफाइन कंबसन, व्हाट इज एन अनकम्बस्टिबल सबस्टांसेस, व्हाट इज अ रैपिड कंबसन, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबसन, एंड व्हाई शुड वाटर नॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ फायर काउज्ड बाय ऑयल। ओके, चलिए, तो अभी आपने पढ़ा कंबसन, अब आप पढ़ेंगे फ्लेम। ज्वाला। ओके,
द gaseous light emitting part of a fire is called flame। मतलब वह गैसेस पार्ट जो लाइट इमिट करता है आग से, उसे कहा जाता है फ्लेम। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लेम। द सबस्टांस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव आउट फ्लेम्स। तो जब से कोई सबस्टांस वेपोराइज होता है, जब वह जल रहा होता है, जलने के समय दरमियान, तो उसे फ्लेम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल। व्हेन यू बर्न अ कैंडल विक, द वैक्स अराउंड इट मेल्ट्स एंड वेपोराइज। द वेपोराइज्ड मोल्टेन वैक्स मूव्स अपवर्ड थ्रू द wick due to the capillary action. The vapor burns into air and produce a flame। इसमें बच्चों आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा। इसमें क्या होते हैं, इसके चारों ओर के जो मोम होते हैं, वैक्स होते हैं, यह पिघलते हैं, हीट को पाकर पिघलते हैं, और पिघलते ही नहीं है बल्कि ये इवापोरेट होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। जब वाष्पीकृत होते हैं तो ये हल्के होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो आग होता है वह ऊपर की ओर एक गैसेस फॉर्म में बाहर जा रहा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जोन्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं। ओके। जैसे ये कैंडल है, कैंडल में ये जब वैक्स पिघलते हैं तो ये ऊपर की ओर उड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आग का जो डायरेक्शन होता है यह ऊपर की ओर होता है, इसे ही कहा जाता है फ्लेम। अब फ्लेम के भी क्षेत्र होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। अ कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 जोन्स। कैंडल का जो फ्लेम होता है उसे बांटा गया है निम्नलिखित 3 क्षेत्र में। पहला है द इनर मस्ट जोन, जिसको डार्क जोन भी कहा जाता है, और जो नो कम्बसन, जहाँ पर कम्बसन की प्रोसेस नहीं होती है, इस एरिया को कहा जाता है डार्क जोन। क्या कहा जाता है बच्चों? डार्क जोन। इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर। इट कंजिस्ट ऑफ अनबर्नट वैक्स एज नो कम्बसन टेक्स प्लेस हेयर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस डार्क जोन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। इस डार्क जोन में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर नॉन कंप्लीट कम्बसन होता है, अपूर्ण दहन होता है। ओके। इसलिए इसे कहा जाता है जोन ऑफ नो कम्बसन। ओके। इट इज़ द लिस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम। यह फ्लेम का सबसे कम हॉट जोन होता है, यहाँ पर बहुत कम तापमान होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जोन है द मिडल जोन, जिसको लुमिनियस जोन भी कहा जाता है। ओके। दीप्त क्षेत्र कहा जाता है इसे हिंदी में। ऑफ इनकम्प्लीट कम्बसन। इन दिस रीजन पार्शियल कम्बसन टेक प्लेस ड्यू टू द इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इस क्षेत्र में, लुमिनियस क्षेत्र में भी पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इनकम्प्लीट पार्शियली कम्बसन होता है। कम्बसन का कुछ ही भाग यहाँ पर संपन्न होता है। ओके। एज अ रिजल्ट वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विद अ येलोइश फ्लेम। इसलिए यहाँ का जो इस जोन का जो वेपर फ्लेम है वह येलो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? मोम जलते हैं ऑक्सीजन के कम आपूर्ति की वजह से। दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट एंड आल्सो कॉल्ड लुमिनियस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बसन। इस एरिया में क्या होता है कि हीट मॉडरेटली, मतलब हीट जो होता है वह डार्क जोन से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इस जोन को लुमिनियस जोन भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे कहते हैं जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बसन। ओके। और थर्ड है नॉन लुमिनियस जोन। द आउटर मस्ट जोन ऑफ complete combustion. It is finally visible zone which is ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर। यह क्या होता है कि यहाँ पर पूर्ण दहन होता है और यहाँ पर ब्लू कलर होता है। ओके। इन दिस रीजन कंप्लीट कंबसन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस विथ ब्लू कलर्ड फ्लेम। वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। इट इज आल्सो नॉन एज द लुमिनियस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कम्बसन। तो ये जो नॉन लुमिनियस जोन या फिर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बसन इस एरिया को कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं कि वैक्स
आसानी से जलते हैं और फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये जलते हैं किस कलर के साथ? तो ब्लू कलर के साथ, याद रहेगा बच्चों। तो ये 3 जोन्स थे बर्निंग ऑफ कैंडल के। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर पीस सो एज टू माउल्ड देम इनटू डिजायर्ड शेप्स। कहने का मतलब बच्चों, आपने गोल्ड स्मिथ को देखा होगा, सोनार को, जो सोने चांदी से बने आभूषण ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक मेटालिक ब्लो पाइप जिसमें का यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है कि कैंडल या फिर फ्लेम का जो ऊपरी वाला भाग होता है, लुमिनियस जोन होता, लुमिनियस जोन होता है, उस जोन से क्या करते हैं, ये गोल्ड और सिल्वर को हीट देते हैं, जिससे क्या होते हैं, इसके शेप में परिवर्तन होता है और हम डिजरेबल सब्सटेंसेस बना सकते हैं। ब्लो एयर हेल्प्स इन रैपिड कंबशन ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल एंड मेक्स द फ्लेम हॉटर सफिशिएंट टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो इससे क्या होता है कि जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है उसका भी पूर्ण कंबशन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हीट फ्लेम जो है वह काफ़ी हॉटर हो जाता है और सफिशिएंट हो जाता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द 3 जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। इसे आप सभी पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल्स। फ्यूल्स मीन्स होता है ईंधन। ओके, फ्यूल्स बर्निंग में हेल्प करते हैं। तो एनी सबस्टांस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। वह सबस्टांस जो जिसे जब जलाया जाता है तो इसे प्राप्त होता है हीट एनर्जी, हीट और लाइट एनर्जी, इसे फ्यूल कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फिजिकल स्टेट्स के भौतिक अवस्था के आधार पर फ्यूल को बांटा गया है 3 ग्रुप में। पहला है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरा है गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं बच्चों? मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सॉलिड फ्यूल्स, द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कोक, cow burning cake which exist in solid state at room temperature are called solid fuels. It means बच्चों, वुड जिस लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, कोक हुआ, काव बर्निंग केक हुआ, मतलब गाय का जो गोबर का वो चिपरी होता है वो, ये सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो कमरे के तापमान पर भी क्या होते हैं, जल उठते हैं। इसे कहा जाता है सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल। द फ्यूल्स लाइक ऑयल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कोल्ड लिक्विड फ्यूल्स। तो ऑयल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल ये सभी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे लिक्विड फ्यूल्स। नेक्स्ट है गैसेस फ्यूल। द फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, बायोगैस, पेट्रोलियम गैस विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कोल्ड गैसेस फ्यूल्स। तो बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सभी क्या होते हैं, पेट्रोलियम गैस, यह रूम टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है इन्हें गैसेस फ्यूल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं, इसे अब आप पढ़ेंगे। ओके, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। उत्तम क्वालिटी के जो फ्यूल होते हैं यह हमें सस्ते दामों पर मिले और आसानी से अवेलेबल हो, ये गुड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका जो कैलोरिक वैल्यू होता है, मतलब जब इसे जलाया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस और बर्निंग एंड शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। और जब इन्हें जलाया जाए तो इससे हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक हार्मफुल गैस इत्यादि रिलीज नहीं हो, और जब ये जले तो इसके पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं बचे। ये गुड फ्यूल के, उत्तम क्वालिटी के फ्यूल के ईंधन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। इसे हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो।
उसके बाद है इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट, यह मॉडरेट रेट के साथ चलता रहे कंटिन्यूअस। इट शुड हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, तब ये कहलाएंगे गुड फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब जब फ्यूल को जलाया जाता है तो इससे क्या होते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इनटू द एनवायरनमेंट ऑन बर्निंग। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स जैसे कि वुड में भी कार्बन पाया जाता है, उसके बाद कोल में, पेट्रोलियम, तो इन ये सभी जब अनबर्न्ड होते हैं मतलब कि कम जलते हैं तो इससे कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल काउज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। तो ये कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं जो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, ये हमारे श्वसन संबंधी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंचिस्ट, ये सभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से। ओके, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहीं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन और डीजल का। तो ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होते करते हैं, जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस है। इफ ए पर्सन इज एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे प्रूव फेटल एंड ही और सी मे इवन डाई। अगर ज़्यादा समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बिताया जाए तो क्या आदमी बेहोश हो सकता है, उसके बाद या वह उसकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। इसीलिए कोयले को बंद रूम में नहीं जलाना चाहिए, इसे ओपन प्लेस पर ही जलाना चाहिए। Next, burning of coal and diesel produce gas like sulfur dioxide and petrol engine release nitrogen oxide. These oxides dissolve in rainwater to form sulfuric acid and nitric acid, which fall down in the form of acid rain. Acid rain harms statue, building, soil, plants, etc. बच्चों, जब कोयले डीजल को जलाया जाता है तो इनसे क्या होते हैं कि कुछ गैस बाहर निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, और पेट्रोलियम इंजन से क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं तो ये ऑक्साइड्स डिजोल्व होते हैं बारिश के पानी के साथ। जब नदियों, तालाबों, समुद्र आदि का पानी जब इवापोरेट होता है तो इसके साथ, इन गैस के साथ मिक्स कर ये कुछ हानिकारक गैस जैसे हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि बनाते हैं। और जब बारिश होती है तो एसिड रेन के रूप में ये नीचे आते हैं, जिससे क्या होते हैं कि यह बड़ी बड़ी इमारतों को हानि पहुंचाते हैं, स्टैच्यू को हानि पहुंचाते हैं, सॉइल को हानि पहुंचाते हैं, प्लांट को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है मस्ट फ्यूल्स ऑन कंबसन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। वहीं बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जिन्हें जब कंबसन किया जाता है, दहन किया जाता है, तो दहन स्वरूप ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप हीट, इसमें एबिलिटी होती है हीट को ट्रैप करने की। एक्सेसिव यूज ऑफ सच फ्यूल्स लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा कि हमारे अर्थ का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इट रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इससे क्या होते हैं, हम पहाड़ों पर जो ग्लेशियर हैं ये पिघलेंगे। विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू राइज द सी लेवल दैट में काउज फ्लड इन कोस्टल एरियाज, जिससे क्या होगा कि नदियों, तालाब, समुद्र का जो लेवल होता है ये ऊंचा हो जाएगा और आसपास के एरिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका लेसन 5th फिनिश हुआ। आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ आ गई होंगी।
अब आप इस लेसन का वर्कशीट आप के ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कर ग्रुप में निश्चित रूप से डाल देंगे, मैं उसे चेक कर लूँगा। उसके बाद थर्सडे को मैं इस लेसन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके देन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।